इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट या फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो जिस तरह मोल एक यूनिट होता है ना, मोल जिस तरह मोल होता है, जैसे एक मोल है, ठीक है, उसी तरह इक्विवेलेंट भी होता है, एक इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट को डिफाइन कैसे करते हैं वो बात है। इक्विवेलेंट मास, सबसे पहले ये टर्म आता है। जैसे मॉलिक्यूलर मास था, एक मोल का मास कितना है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या था कि एक मोल का मेरे पास मास कितना है। उसी तरह मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट मास का, ठीक है, कि एक इक्विवेलेंट का मास कितना है। देखिए इक्विवेलेंट मास वो होता है कि जैसे व्हाट अमाउंट what part of a compound or a substance, कुछ भी मतलब what part of a compound react with one part of hydrogen or 8 part of oxygen और 35.5 part of chlorine। देखिए अभी आपको हो सकता है कि इक्विवेलेंट क्या है वो सही से समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो सिंपल सा चीज है कि एक एटम के साथ कितना रिएक्ट कर पा रहा है, मतलब कितना मास एक एटम ऑफ दूसरा कंपाउंड के साथ, मतलब एक एटम ऑफ दूसरा कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, या फिर उस तरह से बोल सकते हैं कि एक पार्ट H के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है, या फिर 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है, मतलब कितना मास रिएक्ट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट मास। ठीक है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा ये। ठीक है, तो इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब होता है वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। ये चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। अब एक बहुत ही पावरफुल चीज बोलने जा रहा हूं मैं। क्या है वो बात? कोई भी रिएक्शन है मेरे पास, फिर से वही ले लेता हूं, ठीक है, ताकि ये सिंपल सा रिएक्शन है। इस रिएक्शन जैसे ही मुझे कोई भी रिएक्शन दिया गया, मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट ऑफ CO इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ CO2। ये मैं कभी भी लिख सकता हूं, या फिर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO इज इक्वल टू W2 बाई E2। 1 मतलब क्या है मेरा CO, 2 मतलब है मेरा O2 और इज इक्वल टू W3 बाई E3। थर्ड सब्सटेंस में बस क्या है? CO2। ठीक है, मतलब बिना रिएक्शन किए मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ जो इक्विवेलेंट रहेगा
वो सब कोई मतलब व्हेन अ रिएक्शन टेक्स प्लेस द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन इज द सेम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। व्हेन अ रिएक्शन ऑकर्स the number of equivalent of each of the components is the same। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मतलब आप लोग को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये पता करेंगे कि इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन में लिखता हूँ कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या is equal to number of moles into n factor। अब ये जो n फैक्टर है, कोई भी जब भी आपको सवाल बनाना होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप n फैक्टर का कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए। ठीक है, n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं इससे हम आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का कि n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये अगर मैं कैलकुलेट कर दिया मतलब मेरा काम आसान हो गया, मतलब आराम से बन जाएगा। देखिए अब इससे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये n फैक्टर है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू n फैक्टर। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसके जगह इसका डेफिनेशन डाल दिया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब क्या होगा, W कट जाएगा और मेरे पास आएगा मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू n फैक्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मतलब आपको याद होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो इक्विवेलेंट वेट इनटू n फैक्टर होता है।